हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, 17 अगस्त और 18 अगस्त के बाद आज 22 अगस्त 2022 को जो है रेलवे ग्रुप डी का पेपर लिया गया है। तीनों शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, यानी कि सभी शिफ्ट्स में जितने भी जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आगामी शिफ्ट्स पे आपका पेपर है तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको एनालाइज कीजिएगा और जो आपका तैयारी करना बाकी रह गया है या जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं उस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो लेवल जो है मॉडरेट रह रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर प्रश्न जो है रीजनिंग के टफ पूछे जा रहे हैं, लेंदी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए टफ प्रश्न कहा जा सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगर हम साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस, पीरियडिक टेबल, इन सब से प्रश्न बन रहा है। और फिजिक्स में लाइट चैप्टर यानी कि लेंस और मिरर दोनों से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो ये सब चैप्टर आप ध्यानपूर्वक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं तो सलाह दूंगा, और जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने भी गए हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि जो लोग एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेंगे उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था, ये थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और टोटल 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट में जो है पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सागा दावा फेस्टिवल जो है, सागा दावा त्यौहार या किस राज्य में मनाया जाता है। यह भी थर्ड शिफ्ट में आज 22 अगस्त के दिन प्रश्न पूछा गया है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा फेस्टिवल। देखिए, फेस्टिवल जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके फेस्टिवल, कल्चर, इन सबको एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कोक बोरोक। देखिए ये भी नॉर्थ ईस्ट से पूछा गया है। कोक बोरोक जो लैंग्वेज है वह किस राज्य की है, यह प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। कोक बोरोक लैंग्वेज जो है ये त्रिपुरा की है। अच्छा, अगर आपने थर्ड शिफ्ट में पेपर दिया है तो कृपया कर बताएंगे कि क्या यही प्रश्न आए थे। और जो प्रश्न मैंने नहीं बताया है, छूट गया है मुझसे, तो प्रश्न लिख करके कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे। तो एन.वी. रमन्ना, यहाँ रमन्ना बना लीजिए, एन.वी. रमन्ना थे। और अभी जो है 49वें बन जाएंगे। अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये उदय उमेश ललित होंगे। और यहाँ मार्च 2022 पूछा गया था, तो एन.वी. रमन्ना राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोला गया है। ये प्रश्न भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये लखनऊ में खोला गया है पारा बैडमिंटन एकेडमी। देखिए, स्पोर्ट्स से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं लास्ट 6 मंथ के, उसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न था यह ग्राम पंचायत का। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसी तरह का प्रश्न था। एक्चुअल प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रश्न वहीं थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मिजोरम का कौन सा गाँव पहला शौचालय मुक्त गाँव बना है। तो पहला शौचालय मुक्त जो गांव बना है ये मिजोरम का, यहाँ मेंशन भी किया गया था स्टेट, इसका नाम है मोबुआंग गांव, ठीक है। मोबुआंग गांव था। यही प्रश्न पूछा गया था क्या, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, या अपने फेसबुक पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो आने वाले शिफ्ट्स में बच्चों का एग्ज़ाम है वो लोग अच्छे से कम तैयारी करके जाएँ। यार सभी का सिलेक्शन हो, हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस बार ही आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सहयोग करेंगे तो ईश्वर भी आपकी निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होता है, बांटने से बढ़ता है। तो इससे मत डरिएगा कि अगर हम शेयर करेंगे तो आने वाले जो शिफ्ट में बच्चे हैं वो अच्छे एग्जाम दे करके आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में हुआ था और वहाँ से पूछा गया था कि ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग सेरेमनी में पी.वी. सिंधु और मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। ये पूछा गया था। अगर क्लोजिंग सेरेमनी पूछा जाए समापन समारोह में तो शरत कमल और निखत जरीन थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है।
यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा पंचायती राज वाला वीडियो का, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आई बटन पर लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके देख लीजिए, सारा का सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है ये पूछा गया है, तो ये भाग 9 में है, यही प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता पूछा गया था, यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने किस देश को हरा करके खिताब जीता। भारत जो रहा था ये विजेता टीम रहा था, विनर रहा था, और रनर अप यानी कि उप विजेता जो रहा था ये इंग्लैंड रहा था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए स्पोर्ट्स से ये प्रश्न पूछा गया है और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पराक्रम दिवस पूछा गया था कि किसके जयंती पर मनाया जाता है, किससे संबंधित है, तो यह सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर 23 जनवरी के दिन जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव जो है, देखिए फेस्टिवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सागा दावा पूछा गया था, अभी देखिए सिंधु दर्शन महोत्सव पूछ लिया गया है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं ये पूछा गया था, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह 6 जो हैं भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसका अध्यक्ष जो हैं श्री NK सिंह जी हैं, तो NK सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला जो वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे, KC नियोगी थे, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय केंद्रीय भाषा संस्थान जो है यह मैसूरू में है, कर्नाटक में। ठीक है, तो मैसूर कर्नाटक इसका जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये जो चर्च है सेंट थॉमस चर्च, चर्च वाला प्रश्न पूछा गया था, तो शायद यही प्रश्न पूछा गया था कि सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है, तो अगर सेंट थॉमस पूछा गया था तो ये केरला में है। कहाँ पर है, केरल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2022 पद्म विभूषण विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो श्री संजया राजाराम को दिया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत जो है पद्म भूषण दिया गया था, विभूषण नहीं पद्म भूषण पूछा गया था। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा पद्म श्री वाला अवार्ड जरूर आप पढ़ के जाइएगा, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यानी कि पद्म अवार्ड आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है बन रहा है और ज़्यादातर चांस है कि कल वाला जो पेपर होगा 23 अगस्त के दिन या 24 अगस्त के दिन, उसमें यहाँ से प्रश्न बने। फ्लोएम पूछा गया था कि किसका परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम का कार्य आपको पता है कि यह भोज्य पदार्थ यानी कि फूड का परिवहन करता है, और जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन करता है। तो जाइलम भी याद है आपको और फ्लोएम भी आपको याद ही है, कोई डाउट नहीं है मुझे। फ्लोएम फूड का यानी कि भोज्य पदार्थ का परिवहन करने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये पूछा गया था, जियोमॉर्फोलॉजी। अब इस तरह से प्रश्न अब बन रहे हैं, किससे किसका अध्ययन किया जाता है, ये एक नज़र आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही आसान होता है, यह एक नज़र में आपको याद हो जाएगा। तो जियो से नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, भू आकृति। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि गोंड जनजाति को जो है किस राज्य ने, यहाँ राज्य ने बना लिया, राज्य में ही रहने दीजिए कोई बात नहीं है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो गोंड जाति को जो है दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया गया है गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ये प्रश्न भी पूछा गया था आज। उसके बाद देखिए फोकस दूरी पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या दिया गया था। अब ये क्लियर नहीं है कि 40 सेंटीमीटर दिया गया था या फिर सेंटीमीटर में न देकर के मीटर में दिया गया था, यूनिट चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फोकस दूरी निश्चित रूप से पूछा गया था और वक्रता त्रिज्या दी गई थी। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, C/2 हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बाएं हाथ का नियम से संबंधित एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से, मिरर से जिसमें कि लेंस और मिरर दोनों हैं, लाइट चैप्टर, और मैग्नेट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सब एक नज़र पढ़िएगा, समय है आपके पास अभी भी करीब करीब 10-8 घंटे बचे हुए हैं। अगर आप ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो मोबाइल है आपके पास, एक नज़र पढ़ लीजिएगा। देखिए किस राज्य के CM ने दलित परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, तो ये तेलंगाना के CM हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, यानी कि इनको शॉर्ट में KCR कहा जाता है।
याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि आपतित किरण दिया गया था और परावर्तन कोण का मान पूछा गया था, शायद लेंस में यह दिया गया था, आपतित किरण दिया गया था और परावर्तन कोण का उसमें मान पूछा गया था। देख सकते हैं लाइट चैप्टर से कितना प्रश्न बन रहा है। पीएच रेंज आरोही क्रम में सजाने के लिए दिया गया था। पीएच रेंज कुछ इस प्रकार से दिया गया था, यहाँ पर डिजिट दिया गया था, ठीक है, और उसको सजाने के लिए पूछा गया था। तो पीएच रेंज से भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए साइंस में थोड़ा सा टफ प्रश्न इसलिए आपको लग रहा है, सभी लोगों को लग रहा है, क्योंकि बेसिक प्रश्न बन रहा है। और अब इसमें होता क्या है कि बेसिक लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक नज़र आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि खाद्य पदार्थ को किसके द्वारा जल्दी से पकाया जाता है। तो ऑप्शन में शायद बेकिंग सोडा रहा होगा, तो राइट आंसर इसका बेकिंग सोडा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 और 144 का मध्य अनुपाती पूछा गया था, मैथ का प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, आज मैथ में जो है ट्रेंगल से समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, समरूप त्रिभुज से। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन से जो है 2 सिलेंडर का प्रश्न पूछा गया था, सिलेंडर का 2 प्रश्न जो है मेंसुरेशन से पूछा गया था। और एज यूजुअल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक नज़र डिस्काउंट वाला भी, मैथ तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लगभग लोग मैथ और रीजनिंग उनका अच्छा होता है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट परेशान कर रहा है, लैंग्वेज लेंदी रह रहा है, समय का थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि जो हल्का क्वेश्चन है जल्दी से उसको सॉल्व करें, और जो भास्ट क्वेश्चन है जो आपको भारी लग रहा है वहाँ पर आप समय वेस्ट ना करें, ठीक है। जो बनने वाला है फटाफट उसको बनाइए, एक झलक में ही पता चल जाता है कि यह प्रश्न हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर नहीं बनने वाला है तो आपका दिल पहले ही कह देगा कि भाई ये प्रश्न मेरे से बनने वाला नहीं है, उसको तुरंत स्किप कीजिए। आप ईगो मत, अपना ईगो पर मत लीजिए कि यार ये प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ईगो वाला बात नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका 16 हो जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये x और 144 हो जाएगा, ठीक है, एक्स रेशियो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16/x हो जाएगा ये, और ये x/144 हो जाएगा। यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 144। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी कि 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 48 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है, तो बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान जो है ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है। उसके बाद देखिए 2 लेंस का पावर दिया गया था, एक का पावर जो है आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर होता है, इसका यूनिट डी से इसको डिनोट करते हैं, और इसका फोकस दूरी जो होता है हमेशा मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया था। तो जब भी 2 लेंस दिया गया है तो ये माइनस दिया गया है इसका वाला, यानी कि यह उत्तल है, एक उत्तल है और एक वाला जो है अवतल है। क्लियर है, 2 अलग अलग हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब इसका हम क्या करेंगे कि दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 3 है और ये 5 है, तो 3 प्लस -3 है और प्लस 5 है, तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा ना, ये प्लस में 2 डायोप्टर आ जाएगा। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो f इक्वल टू क्या होता है, अच्छा पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। अब f आपसे निकाला गया है तो 1/ पावर ऑफ लेंस हो जाएगा, तो पावर ऑफ लेंस कितना दिया गया है, अभी मैंने निकाला 2 हो गया, तो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये मीटर में आया है। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर बराबर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर ही तो होगा। चलिए ध्यान रखना है फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होता है। उसके बाद देखिए बांध के संरक्षण के समय किस चीज़ का ध्यान जो है नहीं रखा जाता है, ये चीज़ पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पर्यावरण और सामाजिक एलिमेंट जो थे, सामाजिक तत्व, वो दिया गया था। तो निश्चित रूप से अगर हम कहीं बांध का संरक्षण करेंगे तो वहाँ का उसमें तो फाइनेंशियल जो है, इकोनॉमिकल, बहुत सारा पैसे खर्च तो होंगे ही, तो इसका ध्यान रखा जाएगा। पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है, और जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, सामाजिक तत्व वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पशु पक्षी हैं, यानी कि जितने भी वहाँ पर जैविक चीज़ हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। साइकोलॉजिकल का इसमें कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता है, तो साइकोलॉजिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो ये आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जो है रखा गया है। टोटल वर्तमान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि फ्लोरीन ऑक्सीजन, सिलिकॉन और इनमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको अवरोही क्रम में बताया गया है। तो देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका हम लोग अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 7 हो जाएगा,
यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है, तो ये 7 जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, संयोजकता अलग है, संयोजकता अगर पूछेगा तो इसकी संयोजकता 1 होगी। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 2 और 6 हो जाएगा, ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिलिकॉन का जो है 16 होता है, तो 16 का कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 6 16 हो जाएगा। ये वाला जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा फ्लोरीन का होगा, फिर उससे कम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, फिर सबसे कम आपका सिलिकॉन का। घटते क्रम में पूछा गया, अवरोही क्रम में। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि दलित बंधु किस राज्य सरकार की योजना है, तो दलित बंधु जो है यह तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, याद रखेंगे, दलित बंधु जो है यह तेलंगाना सरकार की एक योजना है। त्रिपिटक पूछा गया था कि किस धर्म का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, तो ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, त्रिपिटक आपको याद भी होगा, यानी कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, शायद इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो बौद्ध धर्म याद रखना आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यह 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ब्रांड एम्बेसडर से तो अब तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार, तो ये मैंने बता दिया, डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, याद रखेंगे। तो पद्म अवार्ड एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पंचायती राज में कितने विषय हैं, मैंने बताया आपको कि पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 29 विषय हैं पंचायती राज में। उसके बाद पूछा गया था कि राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है राज्य सरकार का पूछा गया है। तो राज्य सरकार का जो होता है ये कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल किस में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 165 में जो है फ्रेंड्स इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का। ठीक है, तो इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो है किस राज्य में है, तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में है। उसके बाद पूछा गया था कि ईस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है, और ऑप्शन में दही, पेट्रोल, अल्कोहल ये सब थे, तो अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका 2 इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया गया था, और दूसरा एसिड का नाम दिया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया था। ठीक है, और पूछा गया था, कथन के टाइप बना दिया गया था इसको। तो इसमें आपको पता है कि अम्ल जो है कौन सा पाया जाता है अमाशय में, पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। उसके बाद देखिए, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का। तो ये थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है ना, इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र पूछा गया था कि किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में। याद रखेंगे, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए। अच्छा, जनन कोशिकांग से जो है, जनन कोशिका से संबंधित एक प्रश्न जो है पूछा गया था, यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाला तो मैं कहूँगा कि ह्यूमन बॉडी एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ के चले जाइए। उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि न्यूलैंड के अष्टक का नियम, यानी इससे संबंधित प्रश्न था कि पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा है, पहला और अंतिम तत्व जो है एलिमेंट कौन सा है तत्व, तो ये हाइड्रोजन और थोरियम है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था, तो पीरियोडिक टेबल का ही प्रश्न है न्यूलैंड का। ठीक है, उसके बाद आपको डबर्नियर का पढ़ के जाना है, मेंडलीव का भी पढ़िएगा, मोसले का पढ़िएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं, तो इसको संघवाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी किस योजना में दी जाती है, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी जो है ये मनरेगा में दी जाती है। ठीक है, मनरेगा जिसको कहा जाता है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, फिर से नॉर्थ ईस्ट वाला प्रश्न त्यौहार वाला पूछा गया था, तो ये बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, वांगला फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल इस तरह से लिखा जाता है, वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ था, तो महाराष्ट्र और मुंबई में 2022 में जो महाराष्ट्र में ही मुंबई और पुणे में ये 2 शहर हैं, उसमें AFC वुमेन एशियन चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया था। यही ऑप्शन में दिया गया था, और राइट आंसर इसका यही होगा भी। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। यहाँ अलैंगिक पूछा गया है, तो 22 जोड़ी होती है। कितने होते हैं, 22 जोड़ी होती है। वैसे गुणसूत्रों की संख्या
46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। अलैंगिक पूछा गया है तो ये 22 जोड़ी होती है। उसके बाद देखिए एक डायग्राम दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा माइटोसिस और अमाइटोसिस यानी कि समसूत्री और असूत्री विभाजन, ठीक है, किस में हुआ है, डायग्राम दे करके पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था कोशिका विभाजन से। उसके बाद देखिए वोल्टेज दिया गया था और करंट दिया गया था, करंट मिली एम्पियर में दिया गया था। रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो ये आप निकाल सकते हैं, V = IR होता है। यहाँ से आपको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस, तो V/I हो जाएगा। तो V भी दिया गया है और रेजिस्टेंस मिली एम्पियर में दिया गया है। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही इसको चेंज कर देंगे ना, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगर अपवर्तनांक दिया गया था और इसमें प्रकाश की चाल, तो ये आपका C/V होता है ना। तो आपको देखिए इसमें से प्रकाश की चाल ये वाला है, प्रकाश की चाल क्या होगी, अपवर्तनांक दिया गया था और उसमें ये चाल पूछा गया था, प्रकाश की चाल मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया था। तो प्रकाश का चाल तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, और ये वाला अपवर्तनांक दिया भी गया है n की वैल्यू, तो आपसे भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था। देखिए वो चैप्टर लाइट से क्वेश्चन था, ठीक है, तो लाइट से अच्छा खासा प्रश्न बन रहा है। तो देखिए भारत का ये बाद में क्या हुआ था कि 2 भाग में बट गया था ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एक भारत का ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। और भारत का ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये आप देखिएगा ऑप्शन में क्या था, लेकिन ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि उत्तल लेंस की एक वस्तु 2f पर है। कहाँ पर है, 2f पर वस्तु है, ठीक है। तो पूछा गया था कि उसका आवर्धन क्या होगा। अगर 2f पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये वस्तु जो है 2f पर है, जब आप उत्तल लेंस पर देखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर, प्रतिबिंब में 2f पर ही बनेगा। तो आपको पता है कि वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, तो इसका -1 निकल के आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा ना, f से f कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 बचेगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा और एक आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सिमिलर जो है प्रतिबिंब बनता है साइज में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर जो है सिमिलर आकृति बनता है। उसके बाद देखिए अल्कोहल को, यानी कि जो अल्कोहल है ना, उसको सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्शन से क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, तो क्या मिलेगा। तो ये अल्कोहल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था, ये वाला रिएक्शन दिया गया था और पूछा गया था किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें देखिए अल्युमिनियम का जो है, अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe3O2 का जो है रिडक्शन हो रहा है। चलो उसके बाद देखिएगा, इसमें देखिए ऑक्सीजन आकर के जुट जा रहा है और इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। उसके बाद देखिए अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं, तो ये आपको पता भी होगा, ग्रुप 1 में जो है क्षार धातु आते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। कोई भी मेटल है अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्षार बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। कोई भी मेटल लेकर के देख लीजिए, सपोज आज सोडियम ही ले लीजिए, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा इधर, तो ये क्षार बनाएगा, यानी कि बेस बनाएगा, ठीक है, क्षार बनाएगा। हिंदी वाले क्षार याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मई 2022 में बॉक्सिंग में विजेता बनी, कांस्य पदक, एक खिलाड़ी का नाम मेंशन था, भारतीय खिलाड़ी थी, कांस्य पदक जीता था उन्होंने। और पूछा गया था कि ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था ना, ये किस देश में आयोजन किया गया था इसका। तो देखिए इसमें भारत ने 3 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल जीता था और 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 1 गोल्ड मेडल निखत जरीन ने जीता था और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता था किसने, तो यहाँ पर मैंने नाम भी मेंशन किया है, मनीषा जैन और परवीन हुडा ने, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन में मनीषा जैन का नाम दिया गया या परवीन हुडा का नाम दिया होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों ने कांस्य पदक जीता और निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता इसमें। इसका आयोजन जो है इस्तांबुल टर्की में किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भरोसा स्कीम जो है कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है जो महिला सुरक्षा के लिए है। तो भरोसा स्कीम को हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च किया है, यानी कि तेलंगाना ने, ठीक है, और ये महिला सुरक्षा से संबंधित यह भरोसा है, याद रखेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि रूरल रीजनल बैंक एक्ट यानी कि ग्रामीण बैंक के बारे में था, तो ये कब लागू हुआ था। अच्छा, ये एक्ट जो पारित हुआ था 1975 में हुआ था,
लेकिन ये लागू हुआ था 1976 में। तो बहुत लोग 1975 मैसेज करेंगे कमेंट में, लेकिन 1975 में ये पारित हुआ था और 1976 में इसे एक्ट किया जो इसे पारित किया गया था 75 में और लागू किया गया था 76 में। चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूस्ड होने पर करंट को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको कहा जाता है। अच्छा, प्रतिरोध पूछा गया था कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए प्रतिरोध जो है ये प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, इन सब पर तो निर्भर करता है, प्रेशर पर यह निर्भर नहीं करता। और ऑप्शन में क्या था, ये भाई उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए स्लाइडेन और स्वान से संबंधित एक प्रश्न था। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो स्लाइडेन और स्वान से संबंधित एक प्रश्न था, लेकिन अब प्रश्न एक्चुअल में क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स ये सभी शिफ्ट के क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो है बिल्कुल 100% ये रियल हैं और सभी रियल क्वेश्चन हैं, और इनको मैंने पूरे डिटेल में प्रयास किया है कि आपको मैं बताते चलूँ। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।